मित्रों नमस्कार। अभी कल ही मतलब शनिवार के दिन नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो इस बार नाकाम हुए हैं उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि कोई एक परीक्षा आपका भविष्य तय नहीं करती है। बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती हैं जिसमें हम लोग फेल पास होते रहते हैं, मगर वह कोई अंतिम मुकाम उससे तय नहीं होता है। हो सकता है इससे भी अच्छा और बेहतर आपके जीवन में होने वाला हो। और परीक्षाओं के फेल पास होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं। बहुत सारी स्थितियां कभी कभी आपके अनुकूल नहीं होती हैं। और परीक्षाओं की स्थिति तो ये होती है कि अगर एक भी मतलब जो ढेर सारी परिस्थितियां होती हैं और उससे जुड़ी जो संभावनाएं होती हैं, अगर एक भी बिंदु आपके खिलाफ होता है तो परीक्षाओं में आप पास नहीं हो पाते हैं। और जब आपके पक्ष में सारी चीज़ें होती हैं तब फिर वो हंसते खेलते ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई बहुत कठिन परीक्षा है और आप पास होते चले जाते हैं। मतलब सभी परीक्षाओं की कमोबेश यही स्थिति रहती है कि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका परिश्रम और समय पर परीक्षा होना, ये सब परिस्थितियां और स्थितियां जब आपके एकदम अनुकूल होती हैं और परीक्षा के दौरान जितने घंटे आपको मिलते हैं, मतलब जो वक्त मिलता है, उस दौरान आपका फोकस और कुछ किस्मत का साथ और ढेर सारा परिश्रम, जब इन सब का कॉकटेल आपके लिए ही बना होता है उस दिन, तब आप परीक्षा में बाजी मार ले जाते हैं। और आपका परिश्रम, पुरुषार्थ, मतलब जो आपने लगातार मेहनत किया है कई सालों से, कई महीनों से, महीनों की तो बात ही नहीं होती है, जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूरा जीवन खपा दिया जाता है, तब जाकर कोई परिणाम आपके पक्ष में आता है। और जो दुनिया को दिखाई देता है सिर्फ परीक्षा का रिजल्ट दिखाई देता है कि आप फेल हुए कि पास। लेकिन जो परिश्रम करने वाला परीक्षार्थी है, उसने ईमानदारी से परिश्रम किया है, तो कोई बात नहीं, परिस्थितियां कभी न कभी आपके अनुकूल होंगी और आप इतना लीड लेकर रहेंगे कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, और मोटिवेट भी आपको कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो रोज़ का यह संघर्ष होता है। घर, परिवार, दोस्त, पास पड़ोस, और परीक्षाएं तो हैं ही जहां आपको जूझना होता है। अगर आप में अंदर का बल नहीं है, आप में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, खुद को मोटिवेट लगातार करते रहने की सामर्थ्य नहीं है, तो यकीन मानिए आप सदा डीमोटिवेटेड रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। और ये भी जान लीजिए कि कोई और हर वक्त आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो इसका सामान्य इलाज, समाधान यही है कि आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखनी है और ख़ुद को मोटिवेट करते रहना है, और यह एक आदत की तरह बना लेनी है। क्योंकि जीवन में जब आप परीक्षाओं के माध्यम से सफल हो जाएंगे और किसी सरकारी नौकरी की जो आप तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से मनचाहा कोई मुकाम हासिल कर लेंगे, तो यह अंतिम मुकाम नहीं होता है। फिर आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे वहाँ अलग तरह की प्रतिस्पर्धा होती है। आपके साथ काम करने वाले लोग, फिर वहाँ जो आपका सराउंडिंग है, वहाँ परफॉर्मेंस का दबाव, और अगर आप बेस्ट हैं तो बेस्ट बने रहने का दबाव। अपने खिलाड़ियों को देखिए, क्या आप लगातार टॉप पे रह सकते हैं? शरीर और मन की जो ताकत होती है वो भी ढलती है, क्योंकि शरीर जब कमज़ोर होने लगता है तो खेल में वह परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते हैं।
और आपको रिप्लेस करने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। तो हर तरह की प्रतियोगिता में इस तरह की लंबी लाइन लगी हुई है और आपको भी मुकाम हासिल करना है। और यह मोटिवेशन और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, यह आपको खुद के अंदर जागृत रखना है और खुद को लगातार मोटिवेट करते रहना है। तो अभी जो NTA UGC नेट की परीक्षा कराती है, आइए कुछ उस पर बात करते हैं। तो कोरोना की वजह से जो डिस्टरबेंस हुआ है और NTA ने इस परीक्षा को अपने हाथ में ले लिया है और कोरोना जो 2 साल से हर चीज़ की कमर तोड़ने में लगा हुआ था और उसकी वजह से चीज़ें अब भी पटरी पे नहीं आ पाई हैं और NTA की कुछ तकनीकी खामियां और दूसरे भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और परीक्षार्थी कभी भी परीक्षाओं के परिणाम और उसके तौर तरीके से संतुष्ट नहीं रहते हैं और उसमें अगर पारदर्शिता की थोड़ी भी कमी नज़र आती हो तो यह संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। तो इस बार भी हुआ है और सिर्फ 6% टॉप के जो कैंडिडेट थे उनको क्वालिफाई कराया गया है। तो ये जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो जो डिग्री कॉलेज के लेक्चरर होते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट या कहीं भी, तो उसकी जो सामान्य एलिजिबिलिटी है कि आपको नेट होना चाहिए, मतलब नेट एक अर्हता परीक्षा है और इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है, मतलब वही डिग्री कॉलेज लेक्चरर की, तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन UGC तो हमारे जैसे रिश्तेदार और पटीदार की तरह है, जो बच्चों से पूरी एकदम पटीदार वाला व्यवहार करता है कि आप क्वालिफाई न होने पाइए और उन्हें लगता है जैसे वो सरकारी नौकरी का एक परमानेंट व्यवस्था दे रहे हैं कि आप नेट पास होंगे और आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब नेट के रिज़ल्ट में भी आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया जाता है। अरे भाई, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट से कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलती है। तो फिर आप ये क्या कर रहे हैं? और हमारी जो सरकारें हैं उसमें भीड़ और अव्यवस्था जो भी रहती है समाज में, देश में, नवयुवकों के बीच में, उसे देखकर बड़ा मज़ा आता है। सोचिए, नेट की परीक्षा है, एक आप क्वालिफाई करने का मैक्सिमम क्राइटेरिया तय कर दीजिए, जो बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। मान लीजिए अनरिजर्व सामान्य के जो बच्चे हैं उनके लिए आप 85 परसेंटाइल क्वालिफाइंग कट ऑफ रख लीजिए कि 85 परसेंटाइल अगर जिनके रहेंगे सामान्य कैटेगरी में, वो नेट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी तरह OBC SC ST के लिए भी इस तरह की एक मिनिमम क्राइटेरिया कर दीजिए। मान लीजिए 85 परसेंटाइल सामान्य के लिए यानी अर्न रिजर्व के लिए, उसी तरह 80% OBC के लिए कर दीजिए और 75% SC के लिए और 70% SC ST के लिए कर दीजिए। लफड़ा ही ख़त्म हो गया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो अगली बार परीक्षाओं में भीड़ कम होगी और इस परीक्षा में लगातार वही बच्चे बार बार बैठते हैं और लगातार फेल पास होते रहते हैं। तो इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि आप भीड़ लगाए रखिए। मान लीजिए अगर ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, नेट रहेंगे, तो जो डिग्री कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आएगी उसमें मैक्सिमम लोग अपीयर होंगे और नेट तो एक निश्चित संख्या में ही रहेंगे ना, क्योंकि 85 परसेंटाइल तक नंबर स्कोर करना कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसे में वो अच्छे बच्चे ही रहेंगे, तो फिर आपके लिए भीड़ कम हो जाएगी। और जो नेट के साथ ही जो JRF जो दिया जाता है उसको नहीं करना चाहिए। जैसे टेट का एग्ज़ाम होता है, CTET होता है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसी तरह नेट का भी एग्ज़ाम होना चाहिए। केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप इतने मार्क्स ले आएंगे तो आप क्वालिफाई कर गए, बस ख़त्म बात। और JRF के लिए अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, क्योंकि JRF के लिए एक निश्चित उम्र होती है और जो लोग नेट क्वालिफाई होंगे वही JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब ये परीक्षा 2 बार कराने के बजाय साल में एक ही बार कराइए, बस अच्छे से कराइए। मान लीजिए अगस्त सितंबर में इसको करा लीजिए नेट की परीक्षा और नवंबर दिसंबर में JRF की परीक्षा ले लीजिए। मतलब जो लोग नेट क्वालिफाई होंगे
वो JRF की परीक्षा के लिए अपीयर होंगे। और JRF के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक आप नेट क्वालिफाई हो, मतलब डिग्री कॉलेज पढ़ाने की अर्हता आप हासिल कर चुके हो, अब आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो रिसर्च में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए पूरा एक अलग टेस्ट होना चाहिए। उसमें सब्जेक्ट के टेस्ट की तो शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड आप में कितना है, वो आप में समझ कितनी है, इस तरह का कोई एक एग्ज़ाम NTA ही करा ले और पूरा ऑल इंडिया लेवल पर बाकायदा जो रिसर्च के लिए एडमिशन होना हो उसका एडमिशन भेजे। जैसे नीट के थ्रू मेडिकल UG PG में एडमिशन होता है, तो रिसर्च के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और बाकी संस्थाएं फिर बच्चों को आसानी से रिसर्च में एडमिशन नहीं होने देती हैं, तो हर साल कितने लोगों को रिसर्च में जाना है, करना है, यह अगर NTA के माध्यम से ही कॉलेजों में भेजा जाए, यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाए बच्चों को रिसर्च के लिए, तो यह बेहतर विकल्प हो सकता है। तो नेट और JRF का एग्ज़ाम, जैसा मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको अलग अलग कंडक्ट कराना चाहिए। और नेट के लिए ऊपर से 6% क्वालिफाई कराने के बजाय एक फिक्स कट ऑफ बनाना चाहिए और उसके ऊपर अंक लाने वालों को क्वालिफाई कर देना चाहिए, जैसे CTET और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए होता है। अभी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम्पल लीजिए, उन्होंने अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए PET शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य इसमें यह है कि PET की एलिजिबिलिटी सिर्फ 1 साल के लिए होती है। ऐसे में जब PET का एग्ज़ाम सरकार कराती है तो सोचिए 15 से 16 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होने के लिए गांव घर छोड़ के निकल पड़े और सरकार की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। आप PET परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर उसमें बच्चा कोई पास है या जितने भी अंक पाया हो उसको आप 5 साल के लिए कर दीजिए ना, कि एक बार अगर PET की परीक्षा में हम सम्मिलित होते हैं तो आपके जो अर्हता अंक होंगे वो उस परीक्षा में या जिस नौकरी के लिए जाएंगे, जब तक उम्र की सीमा होगी तब तक के लिए मान्य होगा। और आप अगर उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसके अंकों में, तो आप दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये अनावश्यक भीड़ भड़क्का धक्का मुक्की का क्या अर्थ है? अब सोचिए, जैसे नेट के पूरी रिजल्ट का आप एनालिसिस करिए, 6% बच्चे, इतने बच्चे अपीयर हुए, ये परसेंटाइल, ठीक है, सारा डेटा अपनी जगह सही है। आप जो है NTA की वेबसाइट पे सब कुछ देख सकते हैं, अपने अंक देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं भी आपको उसका लिंक अवेलेबल करा दे रहा हूँ। वैसे आप इजीली सर्च कर सकते हैं। तो लेकिन जो उसके साथ विसंगति है वह यही है कि बच्चे लगातार परीक्षा दे रहे हैं। साल में 2 परीक्षा कराने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वही बच्चे बैठते हैं और बच्चों को आप केवल भीड़ बना देते हो। तो प्लीज़ बच्चों को भीड़ बनने से रोकिए, और इसके लिए किसी आंदोलन और हर समय डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन संस्थाओं के हेड हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो अपनी जो मानव संसाधन है देश का, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की काबिलियत हमारे प्रशासनिक तंत्र, जिसे भी आप कह लीजिए, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, UGC के हेड हैं, NTA के हेड हैं, या इससे जुड़े जो भी लोग हैं, उनको आगे आके इस तरह के सामान्य निर्णय, भाई ये आपको नेट क्वालिफाई करने वाले बच्चे को आप कोई नौकरी नहीं देते हो। अब पता चलता है नेट में भी सामान्य, मतलब अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST, इस कैटेगरी में नेट क्वालिफाई कराया जाता है। अरे भाई, इससे ऊपर पाया है, क्वालिफाई है, ख़त्म बात। जब आपको नौकरी देना होगा तब ये कैटेगराइजेशन की बात आएगी। अब जैसे JRF के लिए, भाई JRF में इतनी सीट है, इस कैटेगरी को इतना इतना दिया जाएगा, वहाँ आप कर सकते हैं। अब नेट की परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी आप ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, तो ये बात तो समझ से परे है। प्लीज़ कुछ अच्छा करिए, परीक्षार्थियों के हित में करिए, उनको भीड़ बनने से रोकिए, क्योंकि आप लगातार इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो पूरी तरह से अव्यवहारिक हैं। इसका परीक्षार्थियों के हित में कुछ नहीं है और देश के हित में भी ये नहीं है, क्योंकि कहीं भी जो डिग्री कॉलेज लेक्चरर की जो भर्तियां होती हैं वो भी बाकायदा एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं, और शोर सिफारिश जुगाड़ और जो दूसरा सिस्टम और तंत्र है, जिनको जहाँ करना है वो कर ही रहे हैं। कोई भी सरकार हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आरोप तो अब भी लग रहे हैं। खैर, पहले से हमेशा कुछ बेहतर हो, अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ आप खूब मेहनत करिए और निराश मत होइए। कोई भी परीक्षा आपके जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है।
तो इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।